नमस्कार। आज सुबह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा। सुबह का समय हमें ताजगी और प्रकृति के नजदीक होने का एहसास दिलाता है। विकसित देशों के साथ हमारा देश कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण और अस्वच्छता ये दो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे से जल्द मुक्त होना बेहद जरूरी है। कई वर्षों से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी प्रयासों से पर्यावरण को संरक्षित कर पाना नामुमकिन है। सरकार के साथ हमें नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। स्वच्छ पर्यावरण के साथ हर वर्ग का विकास, देश के हर क्षेत्र, हर गांव का विकास होना भी जरूरी है। ऐसा न होने की स्थिति में कोई वर्ग आगे तो कोई पिछड़े की श्रेणी में आ जाता है। गांव-गांव में विकास के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स नामक संस्था ने आगामी 7 अक्टूबर से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही ताराग्राम योजना 2015 के द्वारा भी सतत विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं विषयों के बारे में डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स संस्था की उपाध्यक्ष जीनत नियाजी से बात की पार्थसारथी थपलियाल ने। जीवन जीने के लिए सतत विकास होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो जगह जगह पर पिछड़ने की स्थितियां आ जाती हैं। ताराग्राम यात्रा 2015 जो कि डेवलपमेंट अल्टरनेटिव संस्था के माध्यम से एक आयोजन हो रहा है और उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जीनत नियाजी, उनसे हम जानना चाहेंगे इस सब योजना के बारे में कि एक तो सतत विकास की बात चल रही है, दूसरा इनका जो 7 तारीख से और 10 तारीख के बीच में एक प्रोग्राम है जिसको कि गाँव तक ये पहुँचाना चाहते हैं, तो उस सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं की तरफ से। इस विषय पर जो आपकी संस्था काम कर रही है वो क्या है, दिशा क्या है और काम क्या है? डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स की अगर मैं वहां से बात शुरू करूं तो अब 33 साल पुरानी संस्था है जिसकी नींव ही रखी गई थी इस बात को लेकर के सतत विकास और आखिरी इंसान तक पहुंचे। हम अपने सामने एक उस बिटिया की तस्वीर रखते हैं जो इस वक्त शायद उसका पोटेंशियल बहुत होगा पढ़ने में, आगे बढ़ने में, और वहां तक विकास पहुंचना चाहिए दिस कंट्री। इसको ध्यान में रखते हुए और 3 पहलू जो कि सतत विकास के बहुत जरूरी हैं, जिनको 3 डायमेंशंस, 3 पिलर्स चाहे आप कह लें, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मैनेजमेंट का विकास, और जब तक ये 3 एक साथ एक जगह पर न हो उसको हम सतत विकास नहीं कह सकते। ये जो सतत विकास की योजना है वो बहुत छोटी जगह पर छोटे तरीके से होनी चाहिए और बड़ी जगह पर बड़ी तरह से होनी चाहिए। ये जो सामाजिक योजना है जिसके बारे में आप चिंतन कर रही हैं, इसको कैसे करके देखते हैं? हर योजना को मानना है आपको एक इंटीग्रेटेड दृष्टि से देखने की जरूरत है और आपको ये देखना है कि अगर आप ये माने कि आपने एक छोटा चाहे कार्यक्रम शुरू किया पंचायत के लेवल पर, उसमें भी क्या उसके लोकल एनवायरनमेंट में, उसके लोकल इकोसिस्टम में आप लोगों का आर्थिक विकास भी देख रहे हैं, उनका लोकल पर्यावरण भी जो है वो नष्ट ना हो वो भी देख रहे हैं, पानी भी उनका सतत रहे वो भी देख रहे हैं, और उनके साथ साथ उनका अपना सोशल डेवलपमेंट भी होता रहे, एजुकेशन का, ह्यूमन स्किल्स का, ये सब भी होता रहे। तो ये तीनों चीजें आपको एक साथ देखनी। उसी तरीके से जब हम बड़े कार्यक्रम में देखते हैं, अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन के कार्यक्रमों को देखें तो इंडस्ट्री के साथ साथ क्या हम जंगलों को की नजर रख रहे हैं? क्या हम उन जंगलों में रहने वाले उन पे डिपेंडेंट जो परिवार हैं, कम्युनिटी हैं, उनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं? तो उस लेवल पर भी हमको वो नजर देखने की जरूरत है। या हम अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम किस प्रकार का पोल्यूशन कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी नदियां और हमारे एयर क्वालिटी पे असर हो रहा है। तो ये एक जो तीनों पहलू हैं, इनको अगर साथ लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हमको जिस चीज को हमने छोड़ दिया वही हमारे लिए रुकावट, बैरियर बन जाएगी और आगे बढ़ने से हमें रोकेगी। 3 आपने अपने टारगेट बताए हैं जो कि एक तो आर्थिक है, सामाजिक है और जो है पर्यावरण, 3 लिए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ सामाजिक हो जाता है तो उसमें जो है हमारे शिक्षा डेवलपमेंट के लिए तो जो है जरूरी है कि जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या, और उसके अभाव में हमारे देश में जो तमाम योजनाएं हैं वो विफल भी हुई हैं। अगर इसको सतत विकास के तौर पर देखा जा रहा है, आप अध्ययन किस तरह से कर पाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है सरकार भी वही काम कर रही है, आपका भी जो है टारगेट ये है कि हम ये आंक सकें कि किस एरिया में क्या जरूरत है। सरकार के साथ से कंधा मिला के
काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो कि सरकार उस बिल्कुल इट इज अ सिनर्जी विद द गवर्नमेंट। मगर इसको अगर हम लेके चलें कि हम कैसे इसको देख रहे हैं, आपने कहा गैप क्या रह गया। आप ये देखिए कि हमारे, और स्पेशली अगर मैं ये हिंदी बेल्ट अपना देखूं, कितनी आपकी माताएं महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जो है वो आरटीई के अंतर्गत सब बच्चे पढ़ लें, मगर अगर माँ बाप को बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं है तो वो नंबर 1 अपने परिवारों को कैसे आगे ले जाएंगे। नंबर 2, ये जो महिलाएं स्पेशली अगर आज की डेट में देखें 18 से मान लीजिए 35 साल की उम्र की महिलाएं हैं जो कि काफी हद तक जो है अपना योगदान डेवलपमेंट में दे सकती हैं, अपने अपने परिवार का, सोसाइटी का। अक्षर ज्ञान की अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हमारा एक कार्यक्रम है तारा अक्षर प्लस, एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना मैजिक प्रोग्राम है। 56 डेज में वो आपको अक्षर ज्ञान, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फंक्शनल लिटरेसी तक पहुंचा देता है, इतना कि आप NIOS का एग्जाम दूसरी दर्जे का पास कर सकती हैं। उससे हमने ये देखा है, और अभी हम करीब 1.5 लाख महिलाओं को साक्षर बना चुके हैं, और हमने ये देखा है कि इस साक्षरता के बुते पे उसमें से कम 50% महिलाएं ऐसी जो छोटे छोटे कारोबार अपने घर पे या कहीं पे नौकरी पे ज्वाइन कर लेती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पाती हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ तो ऐसी हैं वो पोस्ट ऑफिस के सामने बैठकर जो है वो लोगों के मदद भी कर लेती हैं, अपने फॉर्म भर लेती हैं। एक छोटा सा ये कार्यक्रम है, मगर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट परिवार पे, कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे पड़ता है। ये आपने ताराग्राम के बारे में कहा और मेरी जिज्ञासा ये बढ़ गई कि ये जो ताराग्राम शब्द है ये क्या इंगित करता है। ताराग्राम शब्द के 2 हिस्से, तारा और ग्राम। तारा का जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है वो है टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट। ये हमारी एक सिस्टर संस्था है जिसका काम यह है कि जो नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स करे, वह तारा आगे लेके जाए। 1995 में हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था बुंदेलखंड के इलाके में। वहां पर हमने एक आजीविका का रिसोर्स सेंटर खोला, उसका नाम ताराग्राम पड़ा, और वो रिसोर्स सेंटर अब बुंदेलखंड में काफी पॉपुलर है क्योंकि सारे गांव के इलाकों से लोग, ग्रामीण इलाकों से लोग वहां आते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं, नए नए तरीका के आजीविकाओं के मॉडल्स उनके सामने होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो वाटरशेड मैनेजमेंट के मॉडल्स चाहे वो हो जिससे उनका जल संसाधन की व्यवस्था हो सके, या खेती के तरीके हों, या जैसे नए जो ग्रामीण आर्टिजन्स हैं उनके कामों को प्रूव करने की नए मॉडल्स हैं, टॉयलेट, नए तरीके के हाउसिंग और टॉयलेट मॉडल्स की, तो वो सब वहां से इमर्ज हुआ। हर साल ताराग्राम हिंदुस्तान भर से एक टीम इकट्ठी करके हम ताराग्राम लोगों को ले जाते हैं, दिखाते हैं कि क्या हुआ, उनसे सीखते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन में कहीं, किसी ने बंगाल में, किसी ने कर्नाटक में, किसी ने तमिलनाडु में अपने आप काम किया है, और हम सब मिलते हैं, देखते हैं कि ये क्या काम जो हम कर रहे हैं, मॉडल्स जो आप कर रहे हैं, उनमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक ले जा सकते हैं, और कैसे इससे हम नीति को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अच्छी पहुंचाने का क्या तरीका रहता है। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हम गांव में स्वयं काम करते हैं। हमारी बहुत बड़ी एक टीम है, करीब 200 प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी वर्कर्स हैं, गांव के अपने होके, लोकल इलाके लोग हैं जो सब वहां काम करते हैं। गांव के साथ मिलकर, पंचायतों के साथ मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, विमेन की फेडरेशन बनाते हैं, और उन्हीं वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। फिर ये जो मॉडल तैयार हो रहे हैं, ये जो लेसन हमको मिल रहे हैं, इनको हम टूल्स, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो जिससे लोगों की और ट्रेनिंग हो सके, फिर पार्टनरशिप और दूसरे NGOs या दूसरे बिजनेस कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स के साथ, सरकार के साथ हम आगे मिलकर काम करते हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, और उनके क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम में हम जो है भागीदार हैं, और उनके स्टेट लेवल के प्रोग्राम में भी हम मदद कर रहे हैं। तो कोशिश ये कि जो नए मॉडल सीखे फिर वो स्टेट तक वापस जाए, और स्टेट के माध्यम से फिर वो और भी आगे बाकी गाँव में, बाकी इलाकों में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू पहुंचे। अभी जो 7 तारीख से और 10 अक्टूबर के बीच में आप एक बड़ा कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या है? 7 तारीख से 10 तारीख को जो कार्यक्रम है ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। 7 तारीख को हमारे यहाँ दिल्ली में जगह जगह से आए हुए लोग इकट्ठे होंगे। शाम को छोटी बैठक होगी जिसमें यात्रा का कार्यक्रम डिस्कस होगा। 3 यात्राएं चलेंगी। 8 तारीख की सुबह सुबह एक यात्रा जाएगी बुंदेलखंड, और वहां वो देखेगी कि किस तरीके से ये पूरे जो क्लाइमेट चेंज की आजकल इतनी बात हो रही है, उस संदर्भ में जल संसाधन की कैसे मैनेजमेंट हो रहा है और किसानी कैसे सिक्योर हो सकती है। आप छोटे छोटे खेत किसान है, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी और अपनी लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं। तो एक यात्रा वहां जाएगी। दूसरी यात्रा जो है वो
बिहार जा रही है और वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के थ्रू वहां पर हम जो है छोटे छोटे उद्योगों को किस तरह मदद कर रहे हैं कि वो अपना उद्योग, एक तो नया उद्योग लगा सके और उद्योग को बढ़ा सके, जिससे ग्रामीण इलाके में ही मेक इन इंडिया शुरू हो सके। तो वो एक दूसरी यात्रा है। तीसरी यात्रा जो है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स एनसीआर रीजन में ही यात्रा करेगी, मगर ये एक नए तरीके से शहर को और शहरीकरण को देख रही है। ये देख रही है कि किस प्रकार बिल्डिंग मटेरियल्स के अभाव में अगर शहरीकरण बढ़ता जाएगा तो क्या होगा। तो नए मटेरियल्स, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से कंस्ट्रक्शन, इसका वो भ्रमण करेगी। ये यात्राएं 8 और 9 तारीख को कुल कितने लोग इस कुल यात्रा पे निकलने वाले लोग करीब 35 लोग हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आए हैं। कोई इंजीनियर्स हैं, कोई गवर्नमेंट वाले, कुछ जो हैं वो एकेडमिक लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये एक तरीके से एक डाइवर्स ग्रुप है जो 35 लोगों का, जो फिर बांट के जाएगा। फिर ये वापस लौट के आएंगे और 10 तारीख की सुबह 3 पैरेलल हम राउंड टेबल डिस्कशन करेंगे, जिसमें इन यात्रियों के साथ दिल्ली में और बाहर से आए हुए और भी जो है वो हाई लेवल पॉलिसी मेकर्स जो है वो इनके साथ डिस्कशन करेंगे, या एकेडमिक लोग हैं वो डिस्कशन करेंगे कि भाई आपने क्या देखा और नीतियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकें। 10 की दोपहर को खाने के बाद एक प्लेनरी सेशन है जिसके अंदर जितने ये लेसन्स हैं इनको अब हम भारत के सतत विकास नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होगा। अभी पिछले ही महीने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबली साइन हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी जाकर हिंदुस्तान के बिहाफ पर वो साइन किए हैं। और हमारे जो बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी जो नए मिशंस चल रहे हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन का मिशन है, चाहे स्वच्छ भारत का मिशन है, चाहे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के पर कई मिशंस जो हैं वो बने हैं। तो ये मिशंस जो हैं ये किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे अलाइंड है और किस तरीके से नेशनल और ग्लोबल लेवल पे अलाइंड है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 10 तारीख। और निश्चित तौर से उस चर्चा परिचर्चा के बाद कोई न कोई ऐसी बात निकलेगी, जैसे कि अमृत मंथन में मथने के बाद अमृत निकल पड़ा था, तो कोई बात अमृत के तौर पर निकलेगी और उससे हमारे देश के विकास में एक नई बात और जुड़ेगी कि हम किस तरह से सतत विकास में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में घटते जल स्तर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए बारिश के जल का संचय करना एक बेहद अच्छा माध्यम है। इसके लिए सरकार ने नियम भी बनाए हुए हैं, जिसके तहत 500 मीटर या इससे बड़े रिहायशी प्लॉटों पर निर्माण करने वाले व्यक्ति को बारिश के पानी को पूरी तरह से जमीन में पहुंचाने के लिए इंतजाम करना है, मगर लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से इस महीने से पानी का 1.5 गुना बिल वसूला जाएगा। दिल्ली में गिरते भूजल स्तर को सामान्य स्थिति में लाने की कवायद में दिल्ली सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। दिल्ली सरकार ने 2013 में 500 मीटर या इससे बड़े प्लॉटों पर निर्माण होने की स्थिति में जल संचयन का इंतजाम करने के आदेश जारी किए थे, मगर बाद में सरकार ने इस मामले में मोहलत देते हुए व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉटों की आखिरी तारीख 30 जून 2015 तक बढ़ा दी थी। वहीं इसी श्रेणी के रिहायशी प्लॉटों के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2015 थी। जब व्यावसायिक और औद्योगिक प्लांटों के मालिकों ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो 1 जुलाई 2015 से इन मालिकों को जल बोर्ड को 1.5 गुना पानी का बिल भरना पड़ रहा है। अब जल बोर्ड ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों के लिए टीमें गठित की हैं। ये टीमें अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस बात का सर्वे कर रही हैं कि किसने वर्षा जल संचयन के लिए निर्धारित आदेश का पालन किया है और किसने नहीं। इसके आधार पर जल बोर्ड इसी माह आदेश का पालन नहीं करने वालों को पानी का 1.5 गुना बिल भेजना शुरू करेगी। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए सरकार ने पिछले महीने पार्कों के लिए जमीन के पानी का उपयोग न करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने सभी सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वो पार्कों के लिए सीवर के शोधित पानी का उपयोग करें। इस आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी जानकारी के साथ प्रियंका शर्मा को अनुमति दीजिए। कार्यक्रम के संयोजक थे पार्थसारथी थपलियाल। नमस्कार।